वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और उसमें हमने लास्ट टर्न पे ईएमएफ वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस को समझा। और अब हम बात करेंगे बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। इस पूरे लेक्चर में मैं बात करूंगा हीटिंग या थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट की। और जस्ट उसके बाद इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डील करेंगे डिटेल में डे टू डे लाइफ से लिंक करके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को, कि सेल्स को सीरीज में जोड़ें, पैरेलल में जोड़ें, कब जोड़ने से फायदा होगा वगैरह वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट हीटिंग और थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं बच्चों, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है और बेसिकली ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन ओरिएंटेड है। कई तरह के सवाल इस पर बनते हैं जो हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये इसका जो बेसिक है वो माइंड में क्लियर होना चाहिए कि करंट थर्मल इफेक्ट कब देगी, यानी करंट की वजह से हीट कब डेवलप होगी। तो बेसिक आइडिया है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं टू फ्लो द करंट। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के रास्ते में जो भी हिंड्रेंस आएगा, अवरोध आएगा, बाधा उत्पन्न होगी, इलेक्ट्रॉन उसे लड़ेंगे, ऐसा कह सकते हैं हम, यानी टकरें कर करके फिर चलने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से हीट जनरेट होगी। तो हीट जनरेट होने का ये बेसिक कॉज है और यही कारण है कि बच्चों रेजिस्टेंस में हीट जनरेट होती है। तो कुछ डेफिनेशन से कुछ टर्म्स हमको पढ़नी है। पहली टर्म आप हेडिंग लगा सकते हैं, इट इज पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे बच्चों। आपने देखा होगा जैसे ये इलेक्ट्रिक प्रेस है, आयरन है, स्टीम प्रेस है, तो इन सभी अप्लायंसेस पे यहाँ एक लेबल लगा होता है और उस लेबल पर उस अप्लायंस की पावर लिखी होती है। जैसे इसमें 1250 वाट लिखी हुई है, अगर आप पढ़ पा रहे हैं इसको, 1250 वाट, तो 1250 वाट मैक्सिमम पावर ये कंज्यूम करेगी। ये डिपेंड करेगा, ये जो इसमें डायल लगा हुआ है ये इसका थर्मोस्टेट है बच्चों, इससे हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं जैसा आपको पता होगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? मैकेनिकल पावर हम पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल पावर आप जानते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और मोस्ट एप्रोप्रिएट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी मैकेनिकल पावर की बच्चों 11th क्लास में हमने पढ़ी, साइमल्टेनियसली पैरेलल में वर्क एनर्जी पावर। जस्ट अभी मैंने खत्म किया चैप्टर 11th क्लास एनसीईआरटी वाली रीड अलोंग एक्सरसाइज में, आप जाकर देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट में। तो वहां F.V हमने यूज किया था बच्चों, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है पावर, यानी पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये पता चल गया हमें, पावर को वाट में नापते हैं जेम्स वाट के नाम पर। तो ये जो F.V वाली डेफिनेशन है वो यहां पर पर्टिकुलर इस चैप्टर में हमारे काम नहीं आएगी। हाँ, जैसे ही हम अगले चैप्टर में जाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो वहां पर हम F.V की बात जरूर करेंगे। सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर, सिंबल कैपिटल P से हम इसको दिखाते हैं। और आपको पता हो तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कैपिटल P से पोलराइजेशन को दिखाया था, स्मॉल p से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को दिखाया था। एक ही सिंबल कई कई क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। हम P से लीनियर मोमेंटम को भी दिखाते हैं, m इंटू v। इसको मैं तीन तरह से यहां पे डिफाइन करूंगा, इट मे बी और इट कैन बी डिफाइंड एज। कौन कौन से तीन तरीके हैं? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक पावर तो वर्ड क्या आ गया यहां पे, इलेक्ट्रिक वर्क। अब ये इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है? किसी चार्ज को फ्लो कराना, उसके लिए कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बोले ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो एक्सपीरियंस करेगा, बट द फैक्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वेरी वीक कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स।
तो जो कंपैरिजन था हम पढ़ चुके, क्लास 11th में भी पढ़ा था, 12th में रिपीट किया, रिवाइज किया हमने। क्या कंपैरिजन था बच्चों कि 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं हो, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, चार्ज को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो फोर्स लगाएगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उससे वर्क होगा, तो उसकी जो रेट होगी दैट इज P इक्वल टू W/T। W को अगर मैं लिखूं QV, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डेफिनेशन यूज की थी वो मैं यूज कर सकता हूं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें यूनिट से मैच हो जाता है। चार्ज इनटू पोटेंशियल इज वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अपॉन T, और हम जानते हैं Q/T इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, वो करंट है, सो इट बिकम्स IV। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया IV, यहां से यूनिट बनाऊंगा तो बनेगी एम्पियर इंटू वोल्ट, और एम्पियर इंटू वोल्ट को हम किस नाम से जानते हैं, वाट। तो बच्चों वाट लगा दो, पढ़ाई की वाट लगा दो, मीन्स ऐसी पढ़ाई करो कि पढ़ाई तुम्हारे लिए खेल हो जाए, बहुत आसान बन जाए। जो भी काम हम करें हमारी कोशिश ये रहे, अब तुम जाने कितने साल से पढ़ाई कर रहे हो, जाने कितने साल से, मतलब जब छोटे बच्चे थे LKG में आए तब से पढ़ाई किए जा रहे हो, तो अब तक तो एक्सपर्टीज इस लेवल की हो जानी चाहिए कि तुम इससे खेल सको। जैसे बचपन से कोई रस्सी पर चलना सीखे तो 10 साल में तो वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि रस्सी पर दौड़ेगा आराम से, तो वही हमको करना है। तो ये पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन में लिखता हूं, रेट ऑफ कंजम्पशन। जैसे आपने गौर किया हो, अलग अलग अप्लायंसेस अलग अलग रेट पर पावर कंज्यूम करते हैं या एनर्जी कंज्यूम करते हैं, अलग अलग रेट पर एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो वो एनर्जी कंजम्पशन की जो रेट है, जैसे हीटर ज़्यादा बिजली खाता है, AC ज़्यादा बिजली खाता है, बल्ब पंखा कम बिजली खाते हैं, यानी वो कम रेट पर कंज्यूम करते हैं। तो ये हमें समझना है बच्चों। मैं सेल बदल लूँ, है ना, थोड़ा सा ये बैटरी इसकी खत्म हो रही। तो जिस रेट पर वो कंज्यूम कर रहे हैं rate of consumption of electrical energy, that is, इसको मैं दिखा सकता हूं फिर से, P इक्वल टू E/T। वैसे तो एनर्जी को हम वर्क के बराबर लिख के QV लिख सकते हैं, पर यहां पे अगर मुझे डिफरेंट फॉर्मेट में फॉर्मूला चाहिए तो मैं क्या करता हूं, इसको IV की जगह V को IR लिखकर मैं इसको लिखता हूं V²/R, ऐसे लिख सकता हूं। कैसे, IV तो आ ही जाएगा, IV आ गया, और I की जगह मैंने लिखा V/R फ्रॉम ओम्स लॉ, सो इट बिकम्स V²/R, और यूनिट वही है वाट। तीसरी डेफिनेशन, कोई हीटर आपने चलाया, उसमें से हीट लिबरेट हो रही है, उसको बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं डिसिपेट होना, डिसिपेशन। तो जिस रेट से हीट लिबरेट हो रही है, कोई टोस्टर आपने चालू किया, आपको जो है ब्रेड का टोस्ट बनाना था, तो बच्चों टोस्टर में क्या होता है, अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है, इसकी सर्टेन पावर है। तो ये टोस्टर आपने चालू किया, तो जिस रेट पर हीट इसमें इवॉल्व होगी, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट, एक तो वो है जिस रेट पर कंज्यूम होगी, और जिस रेट पर हीट डिसिपेट होगी। क्या जरूरी है दोनों सेम हो? फिर से सोचो, ये सेम केवल एक ही सिचुएशन में हो सकते हैं, जब इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, यानी एफिशिएंसी 100% हो, सारी की सारी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दे, 100% एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दे। तो क्या ये पॉसिबल है? वो आपको पता है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। लिंक करके आप समझें, अपने आप रिकॉल करें पुराने कॉन्सेप्ट्स कि 100% हीट वर्क में कन्वर्टेबल है या 100% वर्क हीट में कन्वर्टेबल है, या वाइस वर्सा, दोनों पॉसिबल है। जस्ट रिवाइज द कंसेप्ट। सो रेट ऑफ
डिसिपेशन ऑफ हीट। एक है डिसिपेशन, दूसरा होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन डिसिपेशन का उल्टा होता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत बुरी बीमारी। डिसिपेशन ऑफ हीट, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट, दैट इज P इक्वल टू, मैं यहां पे लिख सकता हूं H अपॉन T। H को फिर से मैं QV अगर लिखता हूं तो अब की बार मैं I इक्वल टू V बाई आर लिखने के बजाय V इक्वल टू आई आर यूज करूंगा और मैं इसको बना दूंगा तीसरा फॉर्मेट I स्क्वेयर R, यूनिट इज वाट। सो 3 डिफरेंट फॉर्मूला अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिक पावर। तो कब कौन सा इस्तेमाल करना है, तो जैसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ते वक्त डिस्कस किया था, वो फॉर्मूला हमारे काम का रहेगा जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी कांस्टेंट हो। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे बच्चों, करंट कांस्टेंट होती है तो करंट सेम होती है तो आई स्क्वायर आर यूज करेंगे। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे वोल्टेज सेम होता है तो वी स्क्वायर बाई आर हम यूज करेंगे। तो डिफरेंट क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे यूज करना है। तो हमने पावर को डिफाइन किया, पावर के फॉर्मूले सीखे, पावर की यूनिट सीखी। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, घर पे आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं, पंखा, ट्यूबलाइट, रेफ्रिजरेटर, कूलर, एसी, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, माइक्रोवेव ओवन, व्हाटएवर जो भी हैं, उन सब पर इसी तरह के टैग आपको लगे हुए मिलेंगे। इस तरह के टैग, चाहे वो पानी को पंप करने वाली मोटर है, इन टैग पर उसकी रेटिंग पूरी पढ़ लें। किसी पे करंट वोल्टेज रेटिंग लिखी हुई मिलेगी, पावर रेटिंग लिखी हुई मिलेगी और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, क्योंकि सब में हम क्या यूज कर रहे हैं, एसी। बच्चों यहाँ इस चैप्टर में हम डील कर रहे हैं डीसी, ध्यान रखना दिमाग में। यहाँ हम स्टेडी करंट या डीसी को डील कर रहे हैं और बाकी इन सब में हम बात कर रहे हैं किसकी, एसी की, अल्टरनेटिंग करंट की। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। सो वो सारे पावर के टैग आपको आइडिया होना चाहिए। पावर के बाद अगली फिजिकल क्वांटिटी वो मैं यहां डील कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन बताएगा? सिंपल, पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, पावर या टाइम हटा दो तो ये बाकी सब क्या है, एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको हम फॉर्मूला फॉर्मेट में सीधे लिखेंगे। ई से मैं इसको दिखा रहा हूं, एंड इट इज पावर इनटू टाइम। तो तीनों फॉर्मूले किस फॉर्मेट में आ गए, एक आ गया VIT, ऐसा यूनिट इज जूल। अच्छा, एक यूनिट को लेकर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे पावर की यूनिट वाट है, अगर मैंने प्रीफिक्स लगाया किलो तो 1 किलोवाट इज 1000 वाट। मेगा लगा दिया कैपिटल M, 1 मेगावाट इज 10⁶ वाट। तो डिफरेंट जो पावर प्लांट होते हैं उनकी जो एबिलिटी होती है, किस रेट पर वो जनरेट कर सकते हैं, उसको किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, 10⁹ वाट इसमें नापा जाता है। पर जैसे इसके साथ आर आएगा, वाट के साथ आर आ गया, तो आवर आते ही वो एनर्जी की यूनिट बन जाएगी, पावर इनटू टाइम बन जाएगा। सो VIT जूल, V स्क्वायर बाय R इंटू T जूल एंड I स्क्वायर RT जूल। और हीट एनर्जी भी इतनी होगी, हीट के लिए भी सेम फॉर्मूले हैं। अब साइमल्टेनियसली आपको ये भी समझ लेना है कि जूल के अलावा और कौन सी यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नापने की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जूल के अलावा नाप सकते हैं बच्चों किलोवाट आवर में। जो बिजली के मीटर की रीडिंग है, हमारे घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है, तो वो जो रीडिंग आती है बच्चों वो किलोवाट आवर में आती है, जिसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। तो अपने घर का बिजली का बिल उठाकर देखिए, तो आपके घर में जो बिजली का बिल आता है, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो उस पर कौन कौन सी डिटेल लिखी हुई मिलेगी, वो बिल किस बेसिस पर आता है, आपने जो पावर कंज्यूम किए वो बताता है, या जो एनर्जी कंज्यूम किए वो बताता है। तो बच्चों ये जो बिजली का बिल आता है ये बताता है कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, उसके हिसाब से बिलिंग होती है। तो किलोवाट आवर बिहार बोर्ड में हर साल पूछते हैं, इस यूनिट किसकी यूनिट है, फॉर
किलोवाट आवर इज यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नॉट पावर। किलोवाट देखते ही बच्चे गलती से पावर इनर्शिया मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है कुल उपभोग, यानी कितनी यूनिट कंज्यूम की, 918 किलोवाट आवर, ये टोटल कंजम्पशन। तो इस तरह से ये जो बिल आता है ये क्या नापते हैं, किलोवाट आवर में नापते हैं। तो किलोवाट आवर इज यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और 1 किलोवाट आवर को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए बच्चों। किलो का मतलब 10⁻3, वाट मतलब जूल पर सेकेंड, आर मतलब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एसआई में, तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। सो व्हाट वी गेट 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। इसके अलावा हम एक यूनिट और यूज करते हैं, वो कौन सी है, जब हम एटॉमिक फिजिक्स को डील करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की एनर्जी वहां पर काम में आती है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा 11th में आपने, और वैसे ही यहाँ पे 12th में फिर से पढ़ेंगे। सो व्हाट इज द रिलेशन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सोलेट करते हैं तो जो एनर्जी वो एक्वायर कर लेता है उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इट इज 1.6 10⁻19 जूल। तो ये हमने बात की इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल पावर की। अब ये जो फॉर्मूले हमने नए फॉर्मूले सीखे हैं, ये कुछ फॉर्मूले, अब इन फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। तो इनका इस्तेमाल सीखते हैं। तो मैं सीधे सीरीज ले रहा हूं पूरे क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस की उस सीरीज में हम इन डिफरेंट फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो सीखेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जब आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे बच्चों, तो वहां बैटरी के रेफरेंस में आपको पूरा समझाया हुआ रहेगा कि बैटरी की एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव कैसे चार्ज फ्लो होता है, फिर उसमें जो हिंड्रेंस यानी अपोजिशन है उसमें कैसे हीट डेवलप होती है, वगैरह वगैरह, वो आप समझ सकते हैं। क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तो बल्ब के क्वेश्चन से हम समझेंगे। हालांकि बल्ब आप जानते हैं ऑब्सोलेट हो गया है, फिर भी बल्ब पर क्वेश्चन से बेसिक बनता है, यानी बेसिक हम उससे वहां से कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन बल्ब पर, तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। यू आर गिवन 2 बल्ब्स मार्क्ड विद, उन पे लिखा हुआ रहता है कि आप पढ़ेंगे बल्ब को, तो बल्ब पर 2 रेटिंग लिखी रहती है, एक तो उसकी पावर रेटिंग, एक उसकी वोल्टेज रेटिंग, कितने वोल्ट पे काम करेगा और उसका पावर कंजम्पशन कितना है, ये सब लिखा रहता है बच्चों उस पर। आजकल एलईडी बल्ब आ गए हैं, पहले जो है जो बल्ब होते थे वो फिलामेंट बल्ब होते थे, तो वो डिफरेंस होता था। तो आजकल जो बल्ब है उस पर आप देखोगे 7 वाट 9 वाट ऐसा लिखा रहेगा, 7 वाट 9 वाट। पुराने बल्ब जो देखोगे तो जो 0 वाट जिसको हम बोलते थे सबसे छोटा बल्ब बच्चों, वो 15 वाट का होता था, 15 वाट, देन 25 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट, इस तरह से आते थे। तो 2 bulbs are marked with 40 watt oblique 220 volt and 100 watt oblique 220 volt. Then find the resistances of their filaments. ये आपको पता करना है, उनके फिलामेंट के रेजिस्टेंस निकालने हैं। सो जस्ट कैलकुलेट इट। कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे? वी नो दैट V स्क्वायर बाय आर होता है P, तो हमें R निकालना, तो R होगा V स्क्वायर अपॉन P। दोनों के लिए कैलकुलेट कर लो बच्चों। तब तक मैं कंपैरिजन के लिए आपको एलईडी बल्ब भी दिखा देता हूं। तो अगर आपने रेजिस्टेंस इनके फिलामेंट के निकाल लिए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पावर जितनी कम होती है रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता है, या रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो पावर कम होती है। तो R40 अगर आपने कैलकुलेट किया 220 इंटू 220 अपॉन 40, यू विल गेट 1210 ओम।
एंड R 100 आपने निकाला है, तो आपको 22 का स्क्वायर अगर पता है तो आंसर सीधे सीधे सामने है 484 ओम। और इसी सीक्वेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि हीटर का एलिमेंट है नाइक्रोम का और 1000 वाट का है, 1000 वाट और 220 वोल्ट के साथ हम काम में ले रहे हैं, तो अंदाजा लगाओ उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। 1000 वाट का हीटिंग एलिमेंट हीटर का, उसका रेजिस्टेंस, ये प्रैक्टिकल डेटा है बच्चों, हीटर का हीटिंग एलिमेंट 1000 वाट का होता है। अभी सर्दियां आएंगी, आप रूम हीटर लगाएंगे कमरे में गर्मी के लिए, तो वो जो रेड कलर की रॉड जिस पे वो हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का होता है रेड हॉट हो जाती है, वो एक रॉड है तो 500 वाट, दो रॉड है तो 1000 वाट, ऐसा होता है। और कई कई बार 1000 वाट की सिंगल रॉड भी आती है। तो उसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो सिंपली डिफरेंस क्या है, यहाँ 100 था यहाँ 1000 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 48.4 ओम। रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतनी ज्यादा होगी, उसकी वजह से हीट ज्यादा डेवलप होगी, और वही हीट लाइट में भी कन्वर्ट हो रही है बल्ब के केस में। अब यहां एक और फैक्टर हम समझ लेते हैं, फिलामेंट वाला बल्ब हीट जनरेट करके लाइट पैदा करता है, एलईडी बल्ब गर्म नहीं होता उतना, यानी ये लाइट ज्यादा पैदा करता है, हीट कम पैदा करता है, हीट कम लाइट ज्यादा, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। जितनी रोशनी एक 40 वाट वाला बल्ब देता है उतनी रोशनी ये 7 वाट वाला बल्ब दे देता है ना, 7 वाट है इसकी पावर, यहां लिखिए, तो 7 वाट वाला बल्ब उतनी रोशनी दे देता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट ज्यादा पैदा करता है, हीट कम पैदा करता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? रोशनी। क्या आप हीटर जलाकर रोशनी करना चाहेंगे कमरे में? नहीं। हीटर का ऑब्जेक्ट क्या है? हीट जनरेट करना, क्योंकि उस पर हम कुछ पकाना चाहेंगे, चाय बनाना चाहेंगे वगैरह वगैरह, खाना पकाना चाहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होने से ये टाइप ऑफ डिवाइसेस अकॉर्डिंगली हम डिजाइन करते हैं। तो यहां से हमको पता चला। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, इफ वी कनेक्ट दीज टू बल्ब्स, लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन। इफ वी कनेक्ट दीज टू बल्ब्स, पार्ट फर्स्ट इन सीरीज, पार्ट सेकेंड इन पैरेलल, हम इनको जोड़ रहे हैं, पहले सीरीज में बाद में पैरेलल में। देन विच ऑफ द टू, इनमें से कौन सा ग्लोज ब्राइटर, ज्यादा रोशनी देगा? इन दोनों बल्ब में से कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा, ये आपको पता करना। तो यहां रोशनी जो है हीट से प्रोड्यूस हो रही है, हीट कन्वर्ट हो रही है लाइट में। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है हीट एंड लाइट, तो हम कंबाइन करके उसको यूज कर लेते हैं। तो जिसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा रोशनी देगा। हीट का कौन सा फॉर्मूला काम आ रहा है? H = I²RT। मैं अभी आपको समझा रहा था कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होता है करंट बढ़ जाती है, और करंट आप देख रहे हैं पावर 2 में आ रही इस एक्सप्रेशन में, स्क्वायर। करंट पावर 2 में आने से हीट बढ़ जाती है, हालांकि रेजिस्टेंस घटा है, पर रेजिस्टेंस पावर 1 में है, तो रेजिस्टेंस घटने का उतना असर नहीं होता जितना करंट बढ़ने का होता है, इसीलिए ज्यादा हीट जनरेट होती है। तो सीरीज में अगर हम बात करें तो करंट सेम है, करंट सेम है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। हीट जनरेटेड इज I²RT। तो मुझे पता है R40 ज्यादा है, R100 कम है, करंट दोनों बल्ब में सेम है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एज R40 जो कि 1210 ओम है, इज ग्रेटर देन R100 जो कि 484 ओम है, 484। सो I तो सेम है ही सही दोनों में, T भी सेम है, दोनों के लिए दो फैक्टर सेम है, R पर डिपेंड कर रहा है, H इज प्रोपोर्शनल टू R, सो H40 इज ग्रेटर देन H100। तो ये हमें आश्चर्यजनक बात लगती है, बट दिस इज फैक्ट। अगर हम दो बल्ब को सीरीज में लगा दे, घरों में हमारे पैरेलल में कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल में तो हमें पता है कि 100 वाट वाला बल्ब ज्यादा रोशनी देता है, 40 वाट वाला कम देता है, वो भी अभी मैं सॉल्व करूंगा। पर अगर दोनों को सीरीज में लगा दिया तो आप देखेंगे 40 वाट वाला बल्ब ज्यादा रोशनी देगा, 100 वाट वाला कम देगा।
हम प्रैक्टिकली अगर 3 बल्ब लगा दें सीरीज में 25 वाट, 40 वाट, 100 वाट और फिर स्विच ऑन करें सीरीज में लगाकर, तो देखेंगे 25 वाट वाला सबसे तेज जलेगा, 40 वाट वाले का फिलामेंट जस्ट रेड हॉट होगा और 100 वाट वाला शुरू में तो कुछ भी जलेगा ही नहीं, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे फिलामेंट अगरबत्ती के जैसे रेड होगा, हल्का सा, 40 वाट वाले से कम। तो सीरीज में ऐसा होता है। सेकेंड, पैरेलल की बात करें बच्चों, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वहां क्या होगा? पैरेलल में मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, मुझे पता है वोल्टेज सेम है, तो V²/R इंटू टी, इस फॉर्मूले को जब मैं यूज करूंगा मुझे पता है R किसका ज्यादा है, जिसका R ज्यादा होगा उसका H कम होगा। सो क्लियरली ये वर्ड यूज करते हैं हम कई जगह न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और क्लियरली H100 विल बी ग्रेटर देन H40, क्योंकि क्या है, R100 इज लेस देन R40, और यहां पे R कहां आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, VOT सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3, इन्हीं बल्ब से रिलेटेड है, बल्ब की कहानी आगे चल रही है। इफ द अबोव 2 बल्ब्स आर कनेक्टेड, लिखते जाओ बच्चों, लिखो। इफ द अबोव 2 बल्ब्स आर कनेक्टेड, फर्स्ट इन सीरीज, सेकेंड इन पैरेलल विद ए सप्लाई ऑफ 440 वोल्ट, अब की बार सप्लाई जो है वो है 440 वोल्ट। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रैक्टिकल डेटा एक बता दूं, जो डोमेस्टिक घरेलू सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट 240 वोल्ट तक जाती है, 220 से 240, पर जो इंडस्ट्रियल सप्लाई होती है, इंडस्ट्री में हैवी मशीनरी यूज होती है जिनको हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, लॉसेस कम करने के लिए हाई वोल्टेज पर वहां सप्लाई जाती है। तो आपके एरिया में जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होंगे आपके शहर में, वहां इंडस्ट्रियल एरिया में आप देखेंगे 440 वोल्ट पर सप्लाई रहती है, 440 वोल्ट। तो 440 वोल्ट है सप्लाई, पर बल्ब की रेटिंग वही है, यही इन्हीं बल्ब्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब क्या होगा, वोल्टेज वो सह सकता है, 220 आप दे रहे 440, तो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। हाई वोल्टेज आने पर बल्ब का फिलामेंट जल जाता है, या लार्ज करंट फ्लो होने पर, बहुत ज्यादा हीट डेवलप होने से फिलामेंट जल जाता है और बल्ब का फिलामेंट मेल्ट होता है, तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। Which of the 2 bulbs get fused? ये क्वेश्चन है, उन दोनों में से कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा? तो ये सवाल है, जवाब है, जो बल्ब ज्यादा रोशनी देगा वो फ्यूज हो जाएगा। आपको पता है प्रैक्टिकली, जैसे दिए आपने जलाए, दिए में तेल डाला है आपने, अब एक एक्सपेरिमेंट करना, अगली बार कभी दिया जलाओ तो एक्सपेरिमेंट करना, 2 दिए कंपेयर करना, एक में बत्ती को ज्यादा बाहर निकालना, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ ऑयल फिल करना, बराबर बराबर तेल दोनों दिए में, दोनों की बत्ती स्टैंडर्ड सेम साइज की, एक में बत्ती को ज्यादा बाहर निकाल के रखना, एक में कम बाहर निकाल के रखना। मोमबत्ती के साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। व्हाट यू विल फाइंड, जो तेजी से जलता है, यानी जिसमें बत्ती ज्यादा बाहर निकली हुई, जो तेजी से जलेगा, ज्यादा रोशनी देगा, उसका तेल जल्दी खत्म होगा। ऐसे बोलते हैं ना, भगवान ने लिमिटेड सांसें दी हैं, तो कुत्ते की एवरेज लाइफ कम क्यों होती है? क्योंकि कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेता है, वो मुंह खोल के जल्दी जल्दी सांस लेता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है, तो उसकी सांसें जल्दी खत्म हो जाती है। कछुआ बहुत धीरे धीरे सांस लेता है, हाथी धीरे धीरे सांस लेता है, इनकी लाइफ ज्यादा होती है। इसलिए आपसे कहते हैं प्राणायाम प्रैक्टिस करो, जिससे कि कुछ सांसें आप बचा सको, है ना, सेविंग। ओके, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, विच बल्ब गेट फ्यूज्ड? जिसमें ज्यादा हीट डेवलप होगी वही फ्यूज हो जाएगा। इन सीरीज बात करें तो हमें पता है किसमें ज्यादा हीट डेवलप हो रही है, H40 इज ग्रेटर देन H100, तो 40 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा, 40 वाट गेट फ्यूज्ड। अच्छा, फिर 100 वाट का क्या होगा? 40 वाट फ्यूज हो गया तो बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात है कि सीरीज में अगर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं तो कोई एक कंपोनेंट अगर फेल हो जाता है तो बाकी में सप्लाई ठप हो गई तो बाकी बच जाते हैं, सेफ, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। यानी 100 वाट वाला फ्यूज होने से बच गया,
40 वाट वाला फ्यूज हो गया, उससे सप्लाई ठप हो गई, नहीं तो दोनों फ्यूज हो जाते। तो सीरीज में कभी भी जब भी कोई चीज खराब होती है तो केवल एक चीज खराब होगी, बाकी सब बच जाएंगी। यही कारण है कि फ्यूज वायर को हम सीरीज में लगाते हैं। फ्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेना पड़ेगा, ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म होगा बच्चों थर्मल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, शाम को मैं खत्म कर दूंगा। सो हियर 40 वाट बल्ब गेट फ्यूज्ड, 100 वाट वाला बच गया। पैरेलल में बात करें तो क्या होगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में 100 वाट बल्ब पहले फ्यूज होगा, पर उसके बाद भी 40 वाट वाले में सप्लाई जा रही है, क्योंकि पैरेलल में लगा ना एंड टू एंड कनेक्शन, उसकी सप्लाई ठप नहीं हुई है। उसके बाद 40 वाट वाला भी फ्यूज हो जाएगा। डिजाइन है 220 के लिए, दोनों को मिल रहा है 440, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, बोथ ऑफ देम गेट फ्यूज्ड, दोनों ही बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता उनको, बोथ ऑफ देम। हाँ, 40 वाट वाला बाद में फ्यूज होगा, 100 वाट वाला पहले होगा, पर दोनों फ्यूज हो जाएंगे। तो कंसेप्ट आपके समझ में आया है, नहीं आया है, चेक करते हैं बच्चों अगले सवाल से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखिए, इफ टू आइडेंटिकल, अब की बार हमने क्या किया, दोनों एक जैसे बल्ब ले ली। इफ टू आइडेंटिकल 100 वाट ऑब्लिक 220 वोल्ट 100 watt oblique 220 volt bulbs are connected first part in series, second part in parallel with a supply of 440 volt, 440 वोल्ट दिया। फिर से दोनों बल्ब एक जैसे हैं, दोनों 100 वाट के हैं, उनको हमने 440 वोल्ट दिया सीरीज में जोड़कर। देन विच ऑफ देम गेट फ्यूज्ड, ये सिंबल है एसी सप्लाई का, है ना। हम पढ़ तो रहे हैं डीसी करंट के बारे में, क्वेश्चन एसी के कर रहे हैं मैच कराते हुए। हालांकि थोड़ा डिफरेंस आ जाता है डीसी एसी में, जब एसी पढ़ लेंगे तो मैं दोनों का कंपैरिजन आपको समझाऊंगा, जिससे क्लैरिटी आ जाएगी। 220 की जगह 440 दिया हमने सीरीज में जोड़ के, और बाद में फिर पैरेलल में जोड़ के, यानी एंड टू एंड कनेक्शन। तो अब आपको बताना है कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया तो जवाब आप अपना तय कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। जवाब जब आपने तय कर लिया है उसके बाद वापस रिज्यूम कीजिए वीडियो, देखिए। सीरीज में अगर हमने जोड़े तो हमें पता है एक के फ्यूज होने के बाद दूसरा बच जाता है। अब दोनों एक जैसे हैं तो सवाल उठता है कि बल्ब 1 फ्यूज हो गया, बल्ब 2। तो कुछ बच्चे यहाँ लॉजिक लगाते हैं अपनी सोच के हिसाब से कि इसको पहले करंट मिल रही है तो ये फ्यूज होगा। पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो सिंबल मैंने बनाया है एसी का, ये लहरदार सिंबल एसी रेसिप्रोकेट करती है, तो यहाँ किसी को पहले या किसी को बाद में करंट मिल ही नहीं रही है। करंट तो रेसिप्रोकेट कर रही है। अब ये रेसिप्रोकेट कैसे करती है वो विजुलाइज कराऊंगा मैं आगे कभी किसी लेक्चर में। तो रेसिप्रोकेट करे, डीसी करंट नहीं है, तो इसमें पहले या बाद का कोई सवाल नहीं है। तो फिर कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? अगर फ्यूज होना ही है तो कोई सा भी हो सकता है, हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते। पर क्या फ्यूज होना जरूरी है? एक बल्ब सह सकता है 220 वोल्ट, तो थोड़ा सा पॉजिटिव होकर अगर हम सोचें, बी पॉजिटिव, वो क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, आपका हो सकता है बी पॉजिटिव हो। ओके, तो 220 वोल्ट कुल मिला के 440 वोल्ट ये कॉम्बिनेशन सह सकता है। और हम कितना दे रहे हैं? 440 वोल्ट दे रहे हैं। देन इट इज ओके। फ्यूज क्यों होगा भाई? दोनों जलेंगे, पूरी रोशनी देंगे। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन नाइदर ऑफ देम गेट फ्यूज्ड, दोनों में से कोई भी फ्यूज नहीं होगा। नाइदर ऑफ देम गेट फ्यूज्ड, दोनों पूरी रोशनी देंगे। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में दोनों को 440 मिल रहा है, दोनों 220 सह सकते हैं। बोथ ऑफ देम गेट फ्यूज, दोनों के दोनों फ्यूज हो जाएंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों बल्ब की कहानी से हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को थोड़ा समझा। कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं, अभी हम और डील करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बचे हुए क्वेश्चंस लेता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट या थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट को मैं खत्म कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग।